राजस्थानी काव्य परंपरा के अध्ययन के क्रम में आज हम काल परंपरा की उस विशिष्ट कालावधि का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसे आधुनिक काल का नाम दिया गया। आधुनिक काल की यह कालावधि केवल साहित्य में ही परिलक्षित नहीं होती, जीवन के जितने क्षेत्र रहे, जितने आयाम रहे, उन सभी आयामों में एक परिवर्तन दिखाई देने लगा। परिवर्तन की गूंज सुनाई देने लगी और एक आधुनिक बोध का विकास होने लगा। वह आधुनिकता का बोध सामाजिक दृष्टि से भी था, राजनीतिक दृष्टि से भी था, आर्थिक दृष्टि से भी था, सांस्कृतिक दृष्टि से भी था और साहित्यिक दृष्टि से। यह संपूर्ण कालावधि एक नई क्रांति को लेकर लोगों को यह अनुभव होने लगा कि जिस परिस्थिति में हम रह रहे हैं, इतने युगों से रह रहे हैं, इस परिस्थिति से या इस स्थिति से हम अपना विकास नहीं कर सकते, या जो लक्ष्य हमें प्राप्त करना है वह लक्ष्य हमें नहीं मिल सकता। यह अलग अलग उसके कारण रहे। सबसे बड़ा परिवर्तन का कारण राजनीतिक दृष्टि पर रहा और उस राजनीतिक माहौल ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जो परिवर्तन 1820, 25, 30, 40 के आसपास होने लगा था, अंग्रेजों द्वारा स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के राजाओं को, यहाँ की जनता को त्रस्त कर दिया था। उनके समझौतों ने यहाँ के लोगों को परेशान कर दिया था और राजनीतिक हस्तक्षेप इतना ज्यादा बढ़ गया था, एक तरह से संपूर्ण भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया था। ऐसी परिस्थिति में लोगों को यह लगा कि अब हमें बदलना चाहिए, अब हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, अब हमें इस गुलामी से मुक्त होना चाहिए। और यह परिवर्तन की गूंज, जैसे मैंने उत्तर मध्यकाल में बात करते समय आपको बताया था, काव्य में वह गूंज सुनाई दी और वह गूंज जो थी वो जनता को प्रेरित कर अलग अलग हिंदी साहित्य में देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को यह बात समझ में आने लगी कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमारा धन विदेश में जा रहा है, यही सबसे बड़ा दुख है। लोगों को यह लगने लगा कि हम शोषण के शिकार हो रहे हैं। हमारे मजदूरों को हमें केवल मजदूर बना दिया गया है, या केवल हमारे संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है और यहाँ का संपूर्ण धन ब्रिटेन या कंपनी के माध्यम से इंग्लैंड जा रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ के कवियों ने जन जागरण किया और वह जन जागरण मारवाड़ के कवि सूर्यवल मिशन के काव्य में दिखाई। राजनीतिक दृष्टि की यह स्थिति थी, राजा पूरे गुलाम हो चुके थे, निर्बल हो चुके थे, सुरा और सुंदरियों में पूर्ण रूप से डूब चुके थे और वह पूरा केंद्रीय सत्ता बिल्कुल निर्बल हो चुकी थी। मुगल सम्राट लगातार कमजोर होते होते बिल्कुल निर्बल हो गए थे। छोटी छोटी शक्तियां, मराठों का उद्भव होने लगा था, मराठों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था और अलग अलग षड्यंत्र और ऐसी स्थिति थी कि चारों ओर हाहाकार है। आर्थिक दृष्टि से लोगों ने सुरा और सुंदरियों के उनके राजकोष खाली हो गए, निर्माणों में यहाँ के राजकोषों को तो खाली कर दिया, लगातार अकाल पड़ रहे थे,
उससे भी परेशानी हो रही थी। सामाजिक दृष्टि से एक विचित्र स्थिति थी। लोग अब तक जो मुगल सम्राट को देखते थे, वहां की परिस्थितियों को देखते थे, एक अब नए शासक अंग्रेज के रूप में, और उन्हें लगा कि अब तक उन्हें लग रहा था कि हमें उनके तरह रहने लगा, अब उन्हें लगा कि नहीं, हमें तो अंग्रेजों की तरह रहना चाहिए। और वह एक नई होड़, एक नई शिक्षा पद्धति लागू होने से एक समाज में बिल्कुल एक अलग तरह का माहौल बनने लगा। ऐसी स्थिति में लोगों को यह लगा कि अब हमें परिवर्तन ला देना चाहिए, और ऐसा परिवर्तन क्रांति के माध्यम से था, सामाजिक क्रांति के माध्यम से था, राजनीतिक क्रांति के माध्यम से। अलग अलग जगह अंग्रेजों ने अपनी छावनियां बना ली थी, और उन छावनियों के माध्यम से यहाँ के राजाओं को, यहाँ के शासकों को, यहाँ की जनता को दबाना शुरू कर दिया। ऐसे समय में अलग अलग राज्यों ने अपने यहाँ क्रांति करनी शुरू कर दी, और वह स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम अध्याय था जो लिखा गया। और इस अध्याय का बिल्कुल चरम अवस्था जब आई, जब 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। अंग्रेजों ने इसे गदर की बात, विभिन्न कारणों से यह सफल भी रहा, विभिन्न कारणों से ये असफल भी रहा। लेकिन उस असफलता में लोग, एक इस असफलता की उपलब्धि यह थी कि लोगों को यह हो गया कि अब हम यदि सामूहिक रूप से क्रांति करते हैं, अगर हम संघर्ष करते हैं, तो इन अंग्रेजों को हटाया जा सकता है। अब उस अंग्रेजों की उस नीति ने एक नया परिवर्तन लेकर आ गए, और एक नया, अब तक भारत पर जो शासन किया जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से शासन किया जा रहा था, लेकिन अब पूर्ण रूप से भारत की सत्ता जो थी वो ब्रिटिश संसद के हाथ में। ब्रिटेन का जो भी राजा था वह यहाँ का शासक बन गया। वहाँ भारत मंत्री की स्थापना करके वायसराय गवर्नर बन गए, और उनके माध्यम से यहाँ का शासन चल गया। हर राज्यों में रेजिडेंट की नियुक्ति की गई, और वे सीधे रूप में राजाओं के शासन में हस्तक्षेप कर रहे। यहाँ के शासकों ने जो निर्बल तो थे ही, लेकिन कुछ शासक सबल, उनके यहाँ कुछ लोग ऐसे थे जो उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे कि अब हमें इनका संग अंग्रेजों का भी सामना करना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में जब हम राजस्थानी साहित्य की और राजस्थान की बात करते हैं, तो सबसे पहले परिवर्तन की गूंज हमें मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास के काव्य में सुनाई देती है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से यह लिखा था कि आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर आंख से लीदा खेल चुरा, धनिया मरे न दीदी जनती, धनिया उन्हा गई धरा, कि हित तो राखो ने रजपूती का हिंदू का अवसर का तीनों, यह हमारे अवसर है। मही जाता चीशाता महिला, तो जब हमारी धरती जा रही है, महिलाओं पर आक्रमण हो रहा जाए, ए तीनों मरण तना अवसर, कोई तो राखो ने रजपूती का हिंदू का अवसर। यह हमारा, हमें अपने आपसी लोगों ने ये कहा, अब मुगल भी हमारे हो गए, मुसलमान भी हमारे हो गए, हिंदू भी हमारे हो गए, अब हमें एक नई शक्ति से लड़ना है, और वो शक्ति है अंग्रेज। इसलिए उन्होंने यह कह दिया, और संघर्ष, यह संघर्ष आगे जाकर हम देखते हैं, तो यह संघर्ष कवि राजा सूर्यमल मिशन, जो बूंदी के कवि राजा थे, उन्होंने अपने काव्य में भी लोगों को चेताया। राजस्थानी साहित्य के आधुनिक काल की यह परंपरा
लगभग सन 1850 से प्रारंभ होती है, जिसका पूर्व गूंज मैंने आपको बताया 1825-26 से ही सुनाई देने लगी थी, और वह गूंज हमें बहुत मुखरित होने लगी। यहाँ सबसे बड़ी बात थी इस आंदोलन में या इस परिवर्तन की गूंज में जो सुनाई देने लगी थी, उस गूंज में यह बात थी कि अब हमें जो संघर्ष करना है एकांकी संघर्ष है। उस पर हम सोचते हैं कि एक धर्म के आदमी, एक वर्ग के आदमी, एक आदमी यदि चाहता है, केवल पुरुष चाहता है, वह युद्ध करेगा, उससे युद्ध संभव नहीं है। हमें समाज में क्रांति लानी पड़ेगी, समाज में परिवर्तन लाना पड़ेगा, और उसी समाज में परिवर्तन के कारण एक ऐसी चेतना जागृत होगी जिससे यहाँ का समाज पूर्ण रूप से जागृत हो जाए। इसलिए उस समय नारी चेतना पर बहुत ज्यादा पर आर्थिक शोषण के विरुद्ध लोगों को भड़काया गया कि हम यह सोचते हैं कि केवल हम राजनीतिक दृष्टि से गुलाम हैं, केवल हम सांस्कृतिक दृष्टि से वह लोग हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि यह भी था कि अर्थ का हमारा सबसे बड़ा नुकसान, और अर्थ के नुकसान में हम यदि समग्र रूप से हमने क्रांति नहीं करी तो हमारा शोषण हो जाएगा, हम सब हमारा नष्ट हो जाएगा। और शोषण के विरुद्ध लड़ने के लिए हमें समाज को सशक्त करना पड़ेगा, और समाज तभी सशक्त हो पाएगा जब स्त्री पुरुष ऊंच नीच इन सब के भेदभावों को मिटाकर हम समाज में एक रास्ता लेकर लोग अपने पूरे व्यसनों को त्यागे, लोग अपने धर्म की धर्मांधता को त्यागे, लोग अपने धर्म की बुराइयों को त्यागे। इन सब बातों को लेकर एक नवीन विचारधारा को लेकर आगे बढ़े। इन सब बातों को लेकर ही परिवर्तन की गूंज सुनाई दी। राजस्थानी काव्य का प्रथम चरण जब प्रारंभ हुआ 1850 में, तो सीधे कवियों के रूप में हम कवि राजा बांकीदास, कवि राजा सूर्यबल भीषण, इनको ले सकते। इसके पश्चात बात करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, धर्म में जो बुराइयां, धर्मांधता बढ़ गई, धर्म में जो अंधविश्वास हो गया था, उन अंधविश्वासों को हटाने के लिए यहाँ लोगों को ये कहा कि हमें परिवर्तन लाना। लोगों में जो सोई हुई वीरता, उस धर्मांधता को हटाकर हमें सबको वीरता को जागृत करना है, और वीरता को जागृत करने के कारण हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। शासक जो सुरा और सुंदरी में डूब गए हैं, उनको एक नई चेतना को देना, समाज में जो नशा और बुरी भावनाओं का जो विस्तार हो रहा था, उन बुरी भावनाओं का समापन करना। लोगों ने कहा कि वह वीरता कहाँ खो गई। सूर्यबल भीषण का एक बहुत ही सुंदर प्रवास समझ में आता है। यहाँ के राजाओं को वह चेताता हुआ लगता है। जिड़ बन भूल न जावता, गेंद गवय टिड़ा, तिड़ बन जम्बुक ता खड़ा, उधम मन गए। जिस वन में बड़े बड़े गेंडे, हाथी, बड़े बड़े जंगली जानवर जहां जाने के लिए, मुंह करने के लिए भी घबराते थे, आज उसी जंगल में इन शेरों के रहते हुए शियार जैसे लोग भी, गीदड़ और शियार जैसे लोग भी उधम मचा रहे हैं। उनका कहने का मतलब था, वे राजपूत जिनकी वीरता की तरफ किसी को आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होती थी, आज उन्हीं के राज्य में अंग्रेज उधम मचा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें तो मरना है। यहाँ माता के रूप में सूर्यबल भीषण ने अपने सपनों को शिक्षा दी। इला न देनी आपनी आदरिया फुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाए। कायरता को घोर निंदा की गई, चाहे वो माँ है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो बहन है, उन सब ने कायरता। और इतना ही नहीं, वो लोग कहते हैं कि नारी को भी वीर बना, और वो वीर नारी कायरता को कभी स्वीकार। ऐसे वीर सच्चाई के लोगों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से उन्होंने पत्र लिखा अलग अलग राजाओं को कि अब हमें संघर्ष के लिए तैयार होना चाहिए।
में धार्मिक रूप से नशों के विरुद्ध, विभिन्न अंधविश्वासों के विरुद्ध, धर्माचरण के गंदे धर्माचरण के विरुद्ध लोगों को जागृत करने का काम किया। उमर का लालच, उमर काफी के माध्यम से उन्होंने सभी नशों का विरोध किया, कायरता का विरोध किया, गंदी बुरी लतों का विरोध किया और उन्होंने इतना एक सामाजिक क्रांति लेकर आने का प्रयास किया। लोगों में यह था कि नारी तो केवल पर्दों की शोभा है, पर्दों के पीछे की शोभा है, लेकिन उस समय वह सामाजिक चेतना जागृत हुई कि नारी को भी बराबर संघर्ष का हक है या संघर्ष करना चाहिए। पुरुष अकेला संघर्ष नहीं कर सकता। जब तक समाज में नारी जागृत नहीं होगी, आगे आने वाली पीढ़ियां जागृत नहीं। और ऐसे समय में रामनाथ कविया अपनी एक विशिष्ट रचना लेकर, और उस विशिष्ट रचना में द्रौपदी विनय के माध्यम से उन्होंने ये कहा कि चाहे वह द्रौपदी का उदाहरण उन्होंने सामने रखा कि वह द्रौपदी जिसका चीर हरण हो रहा था बड़े दरबार में, जिसके पति हार चुके थे, पतियों ने जिनको छोड़ दिया था, जिसे छोड़ दिया था, आज वही नारी किस प्रकार सबका सामना करती है, सबको प्रताड़ित करती है, धर्मराज को धिक्कारती है, राष्ट्र को अंधा कहती है, भीष्म पितामह को बुरा कहती है, सभी पतियों को बुरा कहती है, और स्त्रियों को भी कहा कि पुरुष नहीं चाहता कि वह स्त्री आगे आए, तुम स्त्रियां हो, तुम आओ आगे और आओ, हमें संघर्ष करना चाहिए या संघर्ष करना है। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो ये पुरुष हमें पद दलित बनाते रहेंगे, हमारा शोषण होता रहेगा। ऐसी स्थिति में अनेक रचनाओं को हम देखते हैं। हम एक अब यहाँ जो समय एक नई ईस्वी सन नया प्रारंभ 1800 से लेकर 1900 तक का काल था। यहाँ एक नई क्रांतिकारी विचारधारा, और वह क्रांतिकारी विचारधारा सन 1930 में हमें 3 में दिखाई देती। यह कहा जाता है उस समय लॉर्ड कर्जन, उन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन किया और यह कहा कि दिल्ली दरबार के आयोजन में ब्रिटेन के सम्राट को यहाँ बुलाया गया और यहाँ का कि जितने भी यहाँ के शासक हैं वो शासक उनकी सेवा में उपस्थित होंगे। सभी लोगों के पास निमंत्रण गया और सभी लोग जाने। इस समय एक और घटना घटित होती है। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास संदेश जाता है, आप भी इसमें उपस्थित हुए। महाराणा मेवाड़ अपनी रेलगाड़ी के माध्यम से निकल पड़ते, लेकिन शाहपुरा के पास आते, भीलवाड़ा के आगे सरेली रेलवे स्टेशन के पास उनके एक संदेश जाता है, आपको एक व्यक्ति है जो आपसे मिलना चाहता है, जो ऊंट पर सवार होकर आया। महाराणा जो महाराणा की गाड़ी को रोककर खड़ा हो जाता है, मुझे महाराणा से मिलना। लेकिन महाराणा कहते हैं जो आपको कहना है आप लिख कर दे दीजिए। वह महाराणा को एक पत्र देता है। महाराणा की गाड़ी रवाना होते दिल्ली पहुंच जाए और रास्ते में महाराणा उस पत्र से पहुंचते। वो पत्र कोई साधारण पत्र नहीं था, एक ऐतिहासिक पत्र था, एक संदेश था जिसे चेतावनीरा चौंकिया था। चौंकिया समझते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति अगर चेतना खो जाता है तो उसको चिमटी मारकर उसे जगाया जाता है। और वह कभी और कोई नहीं था, कभी केसरी सिंह बारह जिनके पुत्र प्रताप सिंह बारह, जिनका बलिदान अपने आप में अमिट है। उन 13 दोहे लिखे चेतावनीरा चौंकिया में। कवि ने उन 13 दोहों को जब एक पत्र के रूप में प्रस्तुत किया, महाराणा ने जब उसे पढ़ा, महाराणा का हृदय परिवर्तन हो गया और वो दिल्ली से लौट आए। उसने कहा आज दिन तक
लोग अपने हिंद को, अपने सूरज के हिंदुआ सूरज को बड़े अभ्यास, बड़े आनंद के साथ, हर्ष के साथ देखते थे, गौरव के साथ देखेंगे। लेकिन आज वही जो सूरज है सभी सूरज की जगह अब तारा बन गया, और वह तारा बना हुआ देखेंगे, लोग क्या सोचेंगे? तुम्हारी इज्जत पाण पसरे लोग किम पाण था को पता। तुम्हारी इज्जत है जब तक तुम उस खिताब लेने के लिए तुम्हारा हाथ किस प्रकार बढ़ेगा। क्या रचना गरज गदा घमसान नेचे घर मावे नहीं पसरे लोग किम पाण तथा था पता। यहां वो फतेह सिंह को तुम उस फतेह सिंह उस दरबार से लौट आ गए। यह घटना दिल्ली दरबार के लिए उस राजा के दरबार में तो जितनी देशी रियासतें थे उनमें एक राजा उपस्थित नहीं हुआ। घटना कहने को सामान्य थी, लेकिन उस अंग्रेजी शासक के विरुद्ध जिसका सूर्य नहीं डूबता था, उसका इतना अपमान कि वहां का शासक उसके सम्मान लेने के लिए उपस्थित नहीं होता। और वह मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह यह चेतना जागृत करने का जो श्रेय जाता है वो राजस्थान के कवि इसलिए पर। इसी क्रम में हम शंकरदान सामोर हिंगलाज कविया शंकरदान सामोर गोली हंदा गीत ऐसा कहा जाता है। उनके गीत नहीं थे, गोलियां के समान वह गीत निकलते थे। हिंगलाज कविया के गीत बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रथम संग्राम लड़ा गया था उसकी आधार भूमि मानसिक रूप से राजस्थान के कवियों ने तैयार की, और उसका श्रेय राजस्थान के कवियों को निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। और यह कहा जा सकता है कि आधुनिक काल का यह प्रथम चरण पूर्ण रूप से परिवर्तन की धारा को लेकर आया, जो 1850 से लेकर 1920 तक का वह युग कहा जाता है जब भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पदार्पण हो चुका था। उसके पश्चात राजनीति ने एक नया मोड़ लिया, समाज ने एक नया मोड़ लिया, स्वतंत्रता आंदोलन ने नया मोड़ लिया, जिसे हम आधुनिक काल के द्वितीय चरण के संबंध में बात